आज इस चर्चा में स्वागत है। हम बात करेंगे दिल्ली के बहुत लंबे और दिलचस्प इतिहास के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शहर मतलब प्राचीन इंद्रप्रस्थ से आज की राजधानी तक कैसे पहुंचा। आज का मकसद यही है कि दिल्ली की कहानी की जो मुख्य परतें हैं उन्हें खोलें। मतलब प्रमुख शासक कौन थे, कौन सी यादगार इमारतें बनी और इतिहास के वो कौन से खास मोड़ थे। दिल्ली का अतीत वाकई में आप देखें तो कई कहानियों से भरा पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पुरानी कड़ियों से शुरू करते हैं। जो जानकारी मिलती है वो बताती है कि दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था और ये माना जाता है कि महाभारत काल में मतलब करीब 1450 ईसा पूर्व पांडवों ने इसे बसाया था। कहते हैं कि आज का जो पुराना किला इलाका है वहां इसके होने के कुछ संकेत मिलता है। हाँ बिल्कुल। और इंद्रप्रस्थ का ये जिक्र बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से दिल्ली के उस विचार की शुरुआत होती है जिसे हम अक्सर 7 शहरों की दिल्ली कहते हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है बल्कि समय के साथ एक ही इलाके में जो कई शहर बसे ये उनकी कहानी है। जैसे आपने इंद्रप्रस्थ का नाम लिया, इसके अलावा लालकोट, सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहानाबाद, ये सब नाम इसी सिलसिले का हिस्सा हैं। और हाँ, एक और बात, जानकारी ये भी बताती है कि दिल्ली का एक और पुराना नाम दिल्ली का भी मिलता है। तो इसकी जड़ें आप देखें तो काफी गहरी हैं। तो फिर ये इंद्रप्रस्थ की पुरानी कथाओं से निकलकर दिल्ली सत्ता का एक असली केंद्र कैसे बनी? मतलब यहाँ कहानी हमें सीधे मध्यकाल में ले जाती है ना, दिल्ली सल्तनत के आगाज तक। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है लगभग 1206 ईस्वी में। हुआ ये कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके एक कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और यहीं से ममलूक या जिसे गुलाम वंश कहते हैं उसका शासन शुरू हुआ। ऐबक अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला। लेकिन क्या दिल्ली फौरन राजधानी बन गई थी या शुरुआत कहीं और से हुई? नहीं, देखिए ये एक दिलचस्प बात है। ऐबक ने सल्तनत तो दिल्ली में स्थापित कर दी लेकिन जो शुरुआती राजधानी थी वो लाहौर थी। अच्छा। हाँ, दिल्ली को सत्ता का एक स्थायी केंद्र बनाने का जो काम है वो असल में बाद के शासकों ने किया। ऐबक की कहानी का अंत भी थोड़ा अचानक ही हुआ। 1210 में चौगान खेलते हुए, वो जो पोलो जैसा खेल होता है, घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई। और उनका मकबरा भी लाहौर में ही है। तो उनके बाद फिर? उनके बाद उनके दामाद थे इल्तुतमिश, वो शासक बने और यहीं से आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वो दौर शुरू होता है जिसने इस शहर को वाकई एक शाही राजधानी का दर्जा दिलाया। अच्छा, ऐबक का नाम एक और बहुत मशहूर चीज से जुड़ा है, कुतुब मीनार। सुना है उन्होंने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसकी कहानी भी काफी रोचक है ना? हाँ बिल्कुल। कुतुब मीनार तो दिल्ली की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसकी कहानी भी शहर की तरह ही है। मतलब कई परतें हैं इसमें। ऐबक ने इसका काम शुरू करवाया करीब 1199 ईस्वी के आसपास, लेकिन वो सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाए थे। सिर्फ पहली मंजिल? हाँ, इसे पूरा करवाने का काम असल में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने किया। लगभग 1236 ईस्वी तक ये पूरी हुई। ये मीनार जैसा हम सब जानते हैं करीब 72.5 मीटर ऊंची है, 5 मंजिला इमारत है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है, दिल्ली के मेहरौली इलाके में है ये। और इसका नाम क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है? नहीं, ये आम गलत फहमी है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। असल में इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में रखा गया था। अच्छा, संत के नाम पर? हाँ। और ये मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस दौर की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें आपको भारतीय और इस्लामी दोनों शैलियों का मिलाप दिखता है। इसके पास ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है जो भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और ये पूरा परिसर आपको पता होगा 1993 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो इसकी अहमियत तो है ही। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इल्तुतमिश का जिक्र बार बार आ रहा है। उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? मतलब उन्होंने ऐसा क्या खास किया जो ऐबक नहीं कर पाए थे? हाँ, इल्तुतमिश जिनका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा, उन्हें वास्तविक संस्थापक मानने के कई आप कह सकती हैं ठोस कारण हैं। पहला तो जैसा हमने अभी बात की, उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया और इसे स्थायी राजधानी बनाया। यहीं से दिल्ली का जो राजनीतिक कद था वो सही मायनों में बढ़ना शुरू हुआ।
दूसरा, उन्होंने सल्तनत को एक प्रशासनिक और आर्थिक स्थिरता दी। उन्होंने एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के जारी किए। अच्छा, टंका और जीतल। हाँ, ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये सल्तनत की संप्रभुता और उसकी आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक थे उस समय। मतलब सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं है, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर भी उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा, प्रशासन को चलाने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने तुर्कान-ए-चहलगानी नाम का एक समूह बनाया। इसमें 40 वफादार तुर्क सरदार होते थे। 40 सरदारों का गुट? हाँ, ये गुट आगे चलकर सल्तनत की राजनीति में बहुत प्रभावशाली भी साबित हुआ, वो एक अलग कहानी है। और चौथा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था उनका, उन्होंने बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त की। अच्छा, इसका क्या मतलब था उस जमाने में? देखिए, उस जमाने में ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय वैधता मानी जाती थी। इससे इस्लामी दुनिया में उनकी हुकूमत को एक आधिकारिक स्वीकृति मिल गई, उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। उनका मकबरा भी कुतुब परिसर में ही मौजूद है, जो सल्तनत के इतिहास में उनके ऊंचे दर्जे को दिखाता है। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा नाम आता है जो इतिहास में बहुत खास है, उनकी बेटी रजिया सुल्तान। शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी और शायद बहुत विवादास्पद बात रही होगी। निश्चित रूप से। रजिया का शासनकाल भले ही सिर्फ 4 साल का रहा हो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासक थीं। और वो काफी बुद्धिमान, न्यायप्रिय और योग्य शासक मानी जाती थीं। एक दिलचस्प बात यह है कि वो मर्दाना लिबास पहनती थीं, दरबार में बिना पर्दे के बैठती थीं और खुद को सुल्तान कहलवाना पसंद करती थीं, सुल्ताना नहीं। सुल्तान? हाँ, सुल्तान। ये दिखाता है कि वो अपनी सत्ता को पुरुषों के बराबर ही मानती थीं, या शायद जताना चाहती थीं। लेकिन फिर उनका शासनकाल इतना छोटा क्यों रहा? सिर्फ 4 साल? क्या उन्हें स्वीकारा नहीं गया? हाँ, यही उनकी कहानी का आप कह सकती हैं दुखद पहलू है। उनकी योग्यता के बावजूद जो तुर्क अमीरों का शक्तिशाली गुट था, खासकर वही चहलगानी जिसे उनके पिता ने बनाया था। अच्छा, वही 40 वाला गुट। उस समय का जो पितृसत्तात्मक समाज था, उसमें ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा एक और बात हुई। जलालुद्दीन याकूत नाम के एक हबशी गुलाम थे, मतलब अफ्रीकी मूल के थे वो, उनको उन्होंने उच्च पद दिया। तो उनसे रजिया की कथित नजदीकी के आरोपों ने भी उनके खिलाफ साजिशों को और हवा दी। तो रजिया की कहानी सिर्फ एक महिला शासक की कहानी नहीं है, ये उस समय के जो ताकतवर तुर्क गुट थे, उनकी सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की जिद को भी दिखाती है। और किसी भी स्थापित व्यवस्था से अगर कोई अलग जाने की कोशिश करे, खासकर एक महिला का शासन, तो उसके प्रति उनका गहरा विरोध था। आखिरकार विद्रोह हुए, साजिशें हुईं और 1240 में उनकी हत्या कर दी गई। उनका मकबरा दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास बताया जाता है। काफी दुखद अंत। अच्छा, हमने शुरू में 7 नगरों की दिल्ली की बात की थी। इसका मतलब यह है कि राजधानी सिर्फ इल्तुतमिश के समय दिल्ली नहीं आई, बल्कि शहर के अंदर भी कई बार बदली गई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। हाँ, ये दिल्ली के इतिहास का एक बहुत ही अनूठा पहलू है। 7 शहर का मतलब ये नहीं कि 7 एकदम अलग-अलग दिल्ली थीं, बल्कि ये कि दिल्ली का जो विशाल क्षेत्र है, उसमें अलग-अलग समय पर अलग-अलग शासकों ने अपनी जरूरत के हिसाब से नई किलेबंद बस्तियां या राजधानियां बसाईं। अच्छा, जरूरत के हिसाब से? जैसे? हाँ, जैसे कभी सामरिक सुरक्षा के लिए, मतलब दुश्मनों से बचने के लिए, कभी पानी की बेहतर उपलब्धता के लिए, या कभी-कभी सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए एक नया शहर बसा दिया। तो ये 7 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। जैसे एक तो प्राचीन इंद्रप्रस्थ हो गया, फिर तोमर और चौहान राजपूतों का लालकोट, जिसे बाद में किला राय पिथौरा कहा गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी का सिरी, कहते हैं मंगोलों से बचने के लिए बनाया था, फिर गयासुद्दीन तुगलक का वो विशाल तुगलकाबाद। हाँ, तुगलकाबाद फोर्ट। बिल्कुल। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का जहांपना, जो असल में लालकोट और सीरी को जोड़ने वाला एक क्षेत्र था। फिर फिरोज शाह तुगलक का फिरोजाबाद, यमुना किनारे, आज का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है। अच्छा, कोटला। हाँ,
और आखिर में शाहजहां का बसाया शाहजहानाबाद, जिसे आज हम सब पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, लाल किला और जामा मस्जिद के साथ। तो ये शहर मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे या बिल्कुल अलग थलग थे? नहीं, अक्सर आसपास ही होते थे। कभी कभी तो पुराने शहर के ही कुछ हिस्सों या खंडहरों पर नए शहर बस जाते थे। ये 7 शहर सिर्फ राजधानियों का बदलना नहीं दिखाते, ये दिल्ली के चरित्र को दर्शाते हैं। एक ऐसा शहर जो लगातार खुद को जैसे फिर से गढ़ता रहा है। हर शासक अपनी छाप छोड़ना चाहता था। इसी वजह से यहाँ इतिहास की इतनी परतें एक दूसरे पर चढ़ी हुई मिलती हैं। ये परतें आज भी शहर के अलग-अलग हिस्सों में महसूस की जा सकती हैं। और फिर इस कहानी में 8वीं परत भी जुड़ी। हाँ, बिल्कुल। 8वीं परत जोड़ी अंग्रेजों ने, नई दिल्ली। हाँ, तो अब आते हैं आधुनिक दिल्ली पर। हमें पता है कि दिल्ली आज भारत की राजधानी है, लेकिन ये ब्रिटिश भारत की राजधानी कब और कैसे बनी? पहले तो जैसा हम जानते हैं कलकत्ता राजधानी थी। बिल्कुल। ये बदलाव हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में। इसकी जो औपचारिक घोषणा थी वो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने की थी, दिल्ली दरबार के मौके पर। दिल्ली दरबार? हाँ, जो बुराड़ी के पास कोरोनेशन पार्क में हुआ था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने के पीछे कई वजह बताई जाती हैं। एक तो दिल्ली का वो हजारों साल का ऐतिहासिक महत्व, दूसरा पूरे भारत के केंद्र में इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, और शायद अंग्रेजों की ये सोच भी थी कि यहां से शासन करना ज्यादा प्रभावी रहेगा। और फिर नई दिल्ली को बसाने का वो पूरा काम शुरू हुआ। जी हाँ, इसके बाद एक पूरी तरह से नई राजधानी, जिसे नई दिल्ली कहा गया, उसको बनाने की एक भव्य योजना शुरू हुई। इसका डिजाइन 2 बहुत मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स थे, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, उन्होंने तैयार किया। लुटियंस और बेकर? हाँ, उन्होंने चौड़ी-चौड़ी सड़कें, बड़े-बड़े बंगले और भव्य सरकारी इमारतें बनाई। आज हम जो राष्ट्रपति भवन देखते हैं, जो उस समय का वाइसरॉय हाउस था, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, संसद भवन, ये सब उसी योजना का हिस्सा हैं। इस नई राजधानी का जो औपचारिक उद्घाटन हुआ वो 1931 में हुआ। और हाँ, जानकारी ये भी जोड़ती है कि आज की जो दिल्ली है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, वो सिर्फ लुटियंस की दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 11 जिले शामिल हैं और ये लगातार फैल रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दिल्ली का सफर वाकई कितना लंबा और कितना विविध रहा है। कहानी शुरू होती है पौराणिक इंद्रप्रस्थ से, फिर हम सल्तनत काल के उतार चढ़ाव देखते हैं। ऐबक का आना, इल्तुतमिश का सल्तनत को जमाना, रजिया का वो अनोखा लेकिन छोटा सा शासन, कुतुब मीनार जैसी निशानियों का बनना, फिर वो 7 शहरों की दिलचस्प कहानी जो दिखाती है कि कैसे शहर एक ही जगह पर बार बार नया रूप लेता रहा, और अंत में ब्रिटिश काल में इसका आधुनिक भारत की राजधानी बनना। ये सब दिल्ली के कभी ना खत्म होने वाले ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक अंतिम विचार इस पर शायद ये हो सकता है कि दिल्ली की इन तमाम परतों को समझना, चाहे वो पौराणिक कथाएं हों, सल्तनत की ताकत हो, मुगल या शान हो, या फिर औपनिवेशिक योजनाएं हों, ये सब आज की दिल्ली को सिर्फ एक शहर के तौर पर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास के रूप में देखने में मदद करता है। ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है कि ये अलग-अलग युग और उनकी जो निशानियां हैं, चाहे वो पुराना किला के खंडर हों, कुतुब मीनार की बुलंदी हो, शाहजहानाबाद की वो तंग गलियां हों, या लुटियंस दिल्ली के चौड़े रास्ते हों, ये सब आज के इस तेज रफ्तार आधुनिक शहर में एक साथ कैसे मौजूद हैं। वो सिर्फ पत्थर और इमारतें नहीं हैं, वो गुजरे ज़मानों की कहानियां हैं जो आज भी हमसे कुछ कहती हैं, अगर हम सुनना चाहें तो। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।